जब इस तरह की जो मज़ाकरात होते हैं उसके अंदर आप जब अपनी डिमांड्स डालते हैं वो आपकी उस परफॉर्मेंस या रेजिलियंस की वजह से ही होता है। यानी आपने कैसा परफॉर्म किया, यूं समझ ले सादा लफ्जों में। ईरान को भी जाहिर है ये जोम है कि हमने अब एक नई डेवलपमेंट या न्यू गेन की है अपनी स्ट्रेंथ। तो एक और चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए कि अमेरिका ने समझा था कि इनको न्यूक्लियराइजेशन की तरफ नहीं जाने देना। ईरान को ये पता कि ये एक न्यूक्लियर बम तो नहीं है, लेकिन ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ एक बम जरूर है। ये मैं जब चाहे इस्तेमाल कर सकता हूँ। ईरान जब नेगोशिएट करेगा, जैसे मैंने अर्ज किया, वो परफॉर्मेंस बेस्ड करेगा। अमेरिका नेगोशिएट करना चाहता है कि मैं तो हूं ही सुपर पावर, तो ना मैं हारना है, मैंने जीतना है, चाहे वो जिसको मर्जी जीत कह दे। वो प्रेसिडेंट ट्रंप की अपनी डेफिनेशन होगी। सर, अभी जो डिस्कशन अब तक आया, जेडी वैंस की जो प्रेस ब्रीफिंग आई, उसके बाद जो बाकर कालीबाफ साहब हैं उनका जो एक्स पे स्टेटमेंट आया, इवन जवाद ज़रीफ साहब का जो स्टेटमेंट आया, मैं आपकी खिदमत में पहले वो रख देता हूं। जो कालीबाफ साहब फरमा रहे हैं कि ईरानी वफ़द ने मुस्तकबिल के मुतालिक इक़दाम किए, अमेरिका ने ईरान की मंतक और उसूलों को समझ लिया है। एक बात, अब वक्त आ गया है कि वो फैसला करें कि आया हमारा एतमाद हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एक तो क्रक्स इसका ये है। जवाद ज़रीफ साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना होने की वजह से अमेरिका का अपनी शराइत मुसल्लत करना है और ईरान के साथ मुज़ाकरात हमारी या तुम्हारी शराइत की बुनियाद पर कामयाब नहीं हो सकते। अमेरिका समझ ले कि ईरान को वो डिक्टेट नहीं कर सकता। ये दो स्टेटमेंट्स। और वैंस कहते हैं कि ये हमने किसी जगह भी नहीं देखा कि ये इन्होंने कोई जेस्चर भी दिया हो कि ये इनरिचमेंट और अपना न्यूक्लियर से मुतालिक प्रोग्राम को जो है किसी जगह विदड्रॉ करना चाहते हैं वगैरह वगैरह। आपकी सर जाती क्या अंडरस्टैंडिंग है इन सारे मामलात को लेकर? बहुत शुक्रिया फवाद साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, एक बड़े कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। वो एक तरफ अमेरिका है जो जाहिर है सुपर पावर है, बैक्ड बाय इजराइल। आप जरा मिलिट्री माइट देखें। ऑन टॉप ऑफ दैट प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त अमेरिका के सदर हैं। एक कॉम्बिनेशन ये है। दूसरी तरफ कॉम्बिनेशन है कि ईरान है जिसने ऑब्वियसली 47 सालों से सैंक्शंस का सामना किया है। मिलिट्री ऑब्वियसली उस तरह नहीं डेवलप कर सका जितनी, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही नहीं थी। फिर ऑन टॉप ऑफ दैट आपने देखा कि 40 दिन तक कंसर्टेड उन पर हमले हुए हैं। ऑलमोस्ट एयर सुपरियॉरिटी की शक्ल में उन पर एयर स्पेस उनकी मैनेज हो रही थी अमेरिका और इजराइल से। हम सब जानते हैं कि ऑलमोस्ट 300 से 500 रोजाना की बुनियाद पर हमले हुए। अमेरिका के 10-11 हजार, इजराइल ने तकरीबन 3,000, तो 15,000 के करीब हमले हुए हैं। तो जब एक कौम इस तरह की कम बैक करती है, अपनी रेजिलियंस दिखाती है और एक टॉलरेंस दिखाती है, तो उनको, ईरानियों को भी महसूस हुआ है कि उनके पास एक न्यू फाउंड एक स्टेमिना है, नंबर वन। यानी मैं डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। और उनको ये भी एहसास हुआ है कि हमने दो बातें क्लेम की थी जंग से पहले, हमने वो दोनों अचीव कर ली हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने 5-6 की थी, उसमें शायद ही कोई अचीव किया। उन्होंने दो बातें ये कही थी, आपको याद होगा, आयतुल्लाह खामेनी शहादत से पहले उन्होंने कहा था कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ भी करेंगे और फिर हम इस जंग को रीजनलाइज कर देंगे। यानी उन्होंने कहा था कि इस खित्ते तक फैल जाएगी। तो अमेरिका ने दोनों मिसअंडरस्टैंड की, अंडर एस्टिमेट किया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ शायद कैपेसिटी नहीं है ईरान की, और अमेरिका की बहुत बड़ी कैपेसिटी है कि अगर ब्लॉक किया तो वो खोल लेंगे, नंबर वन। और नंबर टू, उन्होंने देखा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के बाद अगर वो मिडल ईस्ट में बाकी मुल्कों को जो एंगेज करने में ईरान कामयाब रहा है, एथिक्स और मोरालिटी से हट के, कि उनको होना चाहिए था कि नहीं, मैं तो सिर्फ मिलिट्री की बात कर रहा हूं, क्योंकि एथिक्स मोरालिटी की बात होती तो फिर तो जंग ही ना होती। सर, जो हमला करने वाले दोनों मुल्क हैं वो अशोर्ड न्यूक्लियर मुल्क हैं, और जो हमला हो रहा है जिस पर, वो उसके ऊपर शक है। तो इमोरलिटी और दूसरी बातें तो अलग है। तो अब जब रीजनलाइज हो गई तो ईरान को एक न्यू फाउंड रियलिटी मिली। मैंने पहली अर्ज किया कि न्यू फाउंड टॉलरेंस मिली कि हम बर्दाश्त कर सकते हैं। और फिर डिक्टेट कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये अपनी नेगोशिएशन लीवरेज ज्यादा करने के लिए उनको ये दो चीजें मिली कि एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ प्लस रीजनलाइज कर दिया उन्होंने। अब आते हैं ओवरऑल कि जब इस तरह की जो मज़ाकरात होते हैं उसके अंदर आप जब अपनी डिमांड्स डालते हैं, वो आपकी उस परफॉर्मेंस या रेजिलियंस की वजह से ही होता है। यानी आपने कैसा परफॉर्म किया, यूं समझ ले सादा लफ्जों में। ईरान को भी जाहिर है ये जोम है कि हमने अब एक नई डेवलपमेंट या न्यू गेन की है अपनी स्ट्रेंथ। तो एक और चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए कि अमेरिका ने समझा था कि इनको न्यूक्लियराइजेशन की तरफ नहीं जाने देना। अफाद साहब, न्यूक्लियर बॉम्ब तो एक होता, चंद होते, और पता नहीं ईरान अगर बना भी ले तो 100 साल इस्तेमाल होंगे, 50 साल नहीं होंगे, कौन सी दिहाई में होंगे, मुझे तो ये नहीं पता, और आप गैस कर सकते हैं। लेकिन ईरान को ये पता कि ये एक न्यूक्लियर बम तो नहीं है, लेकिन ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ एक बम जरूर है। ये मैं जब चाहे इस्तेमाल कर सकता हूँ। न्यूक्लियर तो पता नहीं करूंगा कि नहीं करूंगा, यानी कि उसने ऑन ऑफ बटन ढूंढ लिया।
कि आपने देखा 2000 शिप वहां पे खड़े हैं, 150 के 125 से 150 शिप रोजाना गुजरते हैं, 4-6 गुजर रहे हैं। उन्होंने 2 मिलियन चार्ज करने शुरू कर दिए हर एक से। तो ये तो ऑलमोस्ट मैं हिसाब लगा रहा था बैठा हुआ कि ईरान को कोई 90 बिलियन का प्रॉफिट होगा कैश, अगर उसने मैनिफेस्ट किए रखी, नंबर वन। ठीक। तो अब कमिंग बैक टू दिस नेगोशिएशन जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे, देखिए ईरान जब नेगोशिएट करेगा, जैसे मैंने अर्ज किया, वो परफॉर्मेंस बेस्ड करेगा। अमेरिका नेगोशिएट करना चाहता है कि मैं तो हूं ही सुपर पावर, तो ना मैं हारना है, मैंने जीतना है, चाहे वो जिसको मर्जी जीत कह दे। वो प्रेसिडेंट ट्रंप की अपनी डेफिनेशन होगी। जब ये कन्वर्ज करते हैं इतनी डाइवर्जेंट के साथ ममालिक, तो फिर ऑब्वियसली बड़ी शराइत बड़ी सख्त रखते हैं। और सख्त इसलिए भी रखते हैं कि नेगोशिएशन की स्पेस रखी जाती है। ये नेगोशिएशन स्किल्स का हिस्सा है जो मैंने भी पढ़ी और पढ़ाई, कि मिलिट्री नेगोशिएशन या डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन के मार्जिन रखते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप घर या गाड़ी बेचते हैं तो आप मार्जिन रखते हैं कि मैं इतनी डिमांड करूंगा और यहां तक मैं फिर ये चीज बेच दूंगा। तो ये वही चीज है यहाँ पे भी। अब कुछ एक और एलिमेंट हमें नहीं भूलना चाहिए, मायूसी की तरफ नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी एस्केलेशन, जैसे मैंने कहा, एक तरफ सुपर पावर, एक जैसे ईरान जैसा मुल्क, कूलिंग टाइम होता है जंग के बाद। ये इस जंग को भी कूलिंग टाइम नहीं मिला। इसीलिए आपने देखा कि लैक ऑफ ट्रस्ट भी हुआ, इक्का दुक्का फायरिंग भी हुई, हमले भी हुए। तो ये जो कूलिंग टाइम होता है उसके अंदर आप मज़ाकरात को प्रोसीड करते हैं, एक दूसरे का टेम्परेचर चेक करते हैं कि वो कहां तक खड़े हैं, हम कहां तक गिव अप कर सकते हैं। तो आई थिंक ये मिक्स ऑफ ऑल है। लेकिन एक चीज आखिरी बात मैं कहूंगा कि जी पॉजिटिव इस मज़ाकरात में ये हुई है फाद साहब, सर। कि ना इनको कॉल ऑफ किया गया है, ना इनको क्लोज कर दिया गया है। एक पॉजिटिव चीज और हो सकती है कि अल्लाह करे पाकिस्तान ने यहां तक कन्विंस कर लिया हो, और आई एम श्योर अपनी एफर्ट की होगी कि कम से कम सीज फायर एक्सटेंड की जाए। अब ये दोनों लीडर है अपनी अपनी हुकूमतों के पास जाकर रब्ता करेंगे, एंड आई थिंक न्यू फाउंड अपनी स्ट्रेंथ को रीमोडिफाई करेंगे। यानी वो समझेंगे कि अच्छा, अगर ये नहीं माना है अमेरिका ने, और अमेरिका कहेगा अगर ये ईरान ने नहीं माना, तो आई थिंक रीवर्किंग होगी, तो उसको सेट आउट दोबारा किया जाएगा, और पॉसिबिलिटी है कि कंटिन्यू रहे। तो हमारी दुआ और उम्मीद भी यही है कि जाहिर है एक पार्ट 2 राउंड हो, अल्लाह करे इस्लामाबाद में ही हो, ताकि हम इसको कंक्लूजन की तरफ भी ले जा सके, एक्सटेंशन ऑफ सीज फायर के बाद। आप बेसिकली जो बता रहे हैं, आप बेसिकली ये फरमा रहे हैं कि जो ईरान ने बहुत अच्छी ऑफर्स की थी अमेरिका को, और उसके कुछ दिन बाद हमला हो गया था जहां वो न्यूक्लियर मामले पे भी बहुत लचक का मुजाहरा कर रहा था, ईरान वहां से भी पीछे हट गया, और मुज़ाकरात की टेबल पर उसने आबना हुरमस भी रख दिया कि उस पर भी अब निगोशिएट करें, हमारे साथ डिस्कशन करें। और जो उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया, ख़ास तौर पर उनकी वजारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल साहब का, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे मामलात भी टेबल पर आए जो पेचीदा हैं, जिसमें उन्होंने बहरा हुरमस का तज़किरा भी किया। तो आप ये समझते हैं कि अब ये दोबारा विंडो कब खुल सकती है, दोबारा मुज़ाकरात कब हो सकते हैं, या ट्रंप अब इन सारी चीज़ों को जब प्रेशर देंगे अपना और मीडिया को अपने एतमाद में लेंगे, तो वो क्या बोल रहे होंगे, वो क्या डिस्कस कर रहे होंगे, वो आप एस्टिमेट कर सकते हैं, बता सकते हैं? जी फाज साहब, मैं फैक्ट्स से मिलाने की कोशिश करता हूं। देखिए, पिछली जंग जो हुई थी जून 2025 की, और उसके बाद जो ईरान पर टारगेटिंग की गई थी, ईरान बहुत कमजोर हो गया था, कंटेन्ड हो गया था। ऑब्वियसली आपने देखा था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम उसका बड़ा लिमिटेड हो गया था, और ईरान बड़ा शैटर्ड हो गया था। लेकिन जब ये दोबारा हुए और ईरान ने फिर ऑब्वियसली मिलिटरीली, तो मैं कोई शक नहीं, जाहिर इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि अमेरिका ने बहुत नुकसान किया है ईरान का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, मिलिट्री हार्डवेयर का, पोटेंशियल, उनकी एयरफोर्स नेवी का, उनकी मिसाइल सेट जो जो टारगेट हो सकी होंगी। लेकिन ईरान इज मोर लिथल नाउ, ये देखना पड़ता है। ईरान की वायबिलिटी बेहतर है, ईरान को एक न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस है कि मैं इसराइल को किस एक्यूरेसी से हिट कर सकता हूं। तो यही तो उसको बार्गेनिंग लीवरेज देता है। और मैं एक और बात जो अक्सर कहता हूं, और बड़ी कॉमन हो जाएगी फिर, लेकिन मैं कह, देखिए, जो आपकी पावर टू हर्ट होती है वही आपकी पावर टू बार्गेन होती है। तो ईरान ने हर्ट किया अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, हर्ट हुआ भी, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जो बार्गेनिंग लिवरेज अब ईरान चाह रहा है, वो कह रहा है अब स्टेट ऑफ हॉर्मोज मेरी एक न्यू फाउंड रियलिटी है, एक न्यू फाउंड मेरे पास बार्गेनिंग चिप है, नंबर वन। ये न्यू फाउंड मेरी रेजिलियंस है, मैं 40 दिन सुपर पावर की बमबारी सह सकता हूं, नंबर टू। नंबर थ्री, वो कहता है मैं अब खुद नहीं लड़ा, मैंने तो सबको लड़वा दिया, यानी रीजनलाइज कर दिया उसने। तो ये न्यू फाउंड जो उसको एडवांटेजेस मिली हैं, वो अमेरिका ने अनफॉर्चुनेटली रियलाइज नहीं की। अब पूरी ग्लोब जो है, अब दुनिया में शायद ही 8 अरब आबादी में से कोई भी शख्स बचा होगा जिसको इस जंग का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिसको कहते हैं ना, टेम्परेचर या इफेक्ट नहीं हुए होंगे। डेफिनेटली हुआ सारी दुनिया को। तो आई थिंक सो, मैं जो देख पा रहा हूँ वो ये है कि ईरान को भी रिविजिट करना पड़ेगा। जाहिर है उनकी भी एक लिमिट है फाइट बैक करने की, रेजिलियंस अपनी जगह होती है, लेकिन आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होता है, आपको लीडरशिप भी चाहिए होती है, लोग भी चाहिए होते हैं, सबसे बड़ी बात लोगों की विल टू फाइट भी चाहिए होती है। अभी तक ईरान ने बहुत डिटर्मिनेशन दिखाई, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्योंकि एथिक्स मोरालिटी साइड पर रख के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना शुरू कर दिया था कुछ दिन पहले, ब्रिजेस नॉकआउट कर दिए, इस तरह की चीजें जब आप वाटर डिसलिनेशन या पावर प्लांट को कर देंगे तो फिर ईरान को सस्टेन करना और मुश्किल हो जाएगा। और बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है, हालांकि वो जिनेवा कन्वेंशन के तहत आप सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं तबाह कर सकते।